स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का सामाजिक विज्ञान एसएसटी का भूगोल है ना, भूगोल ज्योग्राफी का छठा चैप्टर विनिर्माण उद्योग का नोट्स और उसको समझाते चलेंगे। ठीक है, 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ना देखो हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत दिनों का गैप हो गया था बीच में, अब रेगुलर क्लास इस चैनल में भी लेंगे। बाकी मैथ और साइंस उस चैनल जो पुराना चैनल है मैथ बाय वेब सर, उसमें चल रहा है। नए हो, नए स्टूडेंट हो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मैथ और साइंस पढ़ना है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विनिर्माण उद्योग चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले विनिर्माण को समझते हैं। तो विनिर्माण क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स लेकर आए हैं आपके लिए। पूरा एनसीईआरटी का यहाँ पे आपको निचोड़ मिलेगा। इस नोट्स को सिर्फ पढ़ के जाइए, बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये नोट आप रख लीजिए, ये नोट्स ले लीजिए और इस नोट से पढ़िए, आपको 100% मार्क्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विनिर्माण उद्योग एक एक बार समझाते चल रहे हैं। बाकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट करिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कैसे होगा बता देंगे। ठीक है, मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण माने फिर से निर्माण। तो मशीनों द्वारा कच्चे माल को, जैसे कच्चा माल कोई लोहा पर, तो सबसे पहले लोहा है तो लोहा का कच्चा माल है, तो उस लोहे से कुछ मूल्यवान वस्तु बना दिए, जैसे सड़ छड़ सरिया बना दिए, छड़ बना दिए, है ना, या कोई मशीन बना दिए या कुछ और सामान बना दिए, तो उस जो प्रोसेस है इसी को विनिर्माण कहते हैं। यानी कोई कच्चा माल लिए, जैसे कुछ भी कच्चा माल जो कि ज़मीन से निकाले खनिज, उस खनिज को फिर से धातु में उसको कन्वर्ट किए, उसको फिर उस धातु से नए नए वस्तु का निर्माण किए और उसको फिर मार्केट में बेच दिए। ठीक है, तो वो विनिर्माण उद्योग है। विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है उसको समझते हैं। विनिर्माण उद्योग से कृषि का आधुनिकीकरण करने में मदद मिलती है। सही बात है ना, कृषि में देखिए अभी आधुनिक तकनीक बहुत सारा आ गया है। पहले हल बैल ये सब से हल चलाया जाता था बैल से, अब आ गया है ट्रैक्टर। पहले धान काटने, धान रोपने सब आदमी द्वारा होता था, अब सब मशीन द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो कृषि का हो गया आधुनिकीकरण हो गया। विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम हुई। जैसे पहले के लोग क्या थे, पहले सिर्फ इनकम का एक ही स्रोत था, अपने जीविका चलाने का एक ही स्रोत था, एक कृषि और दूसरा था पशुपालन। लेकिन अब क्या है, कृषि और पशुपालन पर निर्भरता खत्म हो गया। अगर अभी के दौर में अगर कोई खेती करके खाली अपना जीविका चलाना चाहे तो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब वो दौर खत्म हो गया, कृषि पर निर्भरता कम हो गया और बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े चीज़, बहुत सारे अलग अलग काम आए निकल के आ रहे हैं, जिससे कि लोग मतलब रोजगार का अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, विनिर्माण उद्योगों से, विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार का अवसर बढ़ा है। ठीक है, इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिली है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा भी बढ़ा है इससे, है ना। किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है, देश संपन्न होता है। अगला, राष्ट्र अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या क्या है। तो पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही रही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान है। बाकी जो घरेलू उत्पाद का है वो 17% है, बाकी 10% खनन, गैस, विद्युत ऊर्जा, ये सब का योगदान रहा है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% तक है। पिछले एक दशक भारत विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी विनिर्माण जो है, घरेलू उत्पाद का जो क्षेत्र है उसमें 7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी सभी लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अभी एक चला हुआ है, सब अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, है ना, नौकरी को कम और बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। स्टार्टअप सब अपना खड़ा करना चाह रहे हैं। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। विदेशी विनिमय क्या है, तो एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को विदेशी विनिमय कहते हैं। एक देश के पैसा को दूसरे देश के पैसा से बदलना, ये विदेशी विनिमय कहलाता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा क्या होता है, तो वही विदेशी पैसा, मुद्रा का वह माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश के वस्तु खरीदती व बेचती है, उसको विदेशी मुद्रा कहते हैं। उद्योग क्या है, तो विनिर्माण का विस्तृत रूप को ही उद्योग कहते हैं। विनिर्माण यानी फिर से कोई चीज़ कच्चे माल लिया और उससे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसी का बड़ा रूप को उद्योग कहते हैं, बड़ा फैक्ट्री, है ना।
और विनिर्माण एक घरेलू हुआ जिसमें कि छोटे छोटे कंपनी या घरेलू कुछ लिए और कुछ उसे बना के बेच रहे हैं और उसी को बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, तो वो उद्योग कहलाएगा। बड़ा बड़े फैक्ट्री के जरिए अगर कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे ये फैक्ट्री दिख रहा है, उद्योग दिख रहा है। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योग की अवस्थिति माने उद्योग कहीं पे बनेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए उसके लिए। तो उद्योग के लिए अवस्थित भौतिक कारण क्या है, तो अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, सही जलवायु हो, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा जगह उद्योग या ऐसे जगह फैक्ट्री बना दी जहाँ हर साल बाढ़ आता है, तब तो दिक्कत हो जाएगा, या सूखा पड़ जाता है तो भी दिक्कत होगा पानी की कमी से। शक्ति का साधन होना चाहिए वहाँ पे, यानी कि कोयला का साधन हो, विद्युत का साधन हो, ये सब है ना। कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, जैसे लोहा का कोई फैक्ट्री है तो लोहा कच्चा माल जो है लोहा का वो आसानी से वहाँ पर उपलब्ध हो। उद्योगों की अवस्थिति में मानवीय कारक भी डिपेंड करता है। मानवीय कारक यानी श्रम, यानी मजदूरी वहाँ पे मिलना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, बाजार भी उसका होना चाहिए। नहीं ऐसा चीज़ बना जिसका बाजार में मांग हो, अब ऐसा चीज़ बना जिसको मांगे नहीं तो क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और परिवहन और संचार, बैंकिंग, बीमा आदि का सुविधा होना चाहिए। परिवहन भी होना चाहिए, यानी कि कच्चा माल लाने का ले जाने का सुविधा होनी चाहिए। आधारिक संरचना भी होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए, और सरकारी नीति नियम कानून भी होनी चाहिए, ठीक है। उद्योग का वर्गीकरण अब आते हैं। देखिए उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत यानी बंटवारा, कितने प्रकार के उद्योग होता है उसको समझते हैं विस्तार से। देखिए सबसे पहला प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल का जो स्रोत है कहाँ से कच्चा माल आ रहा है उसके आधार पर अगर बांटेंगे तो दो प्रकार का हो गया, एक कृषि आधारित और एक खनिज आधारित। एक होता है कच्चा माल जो खेती से निकलता है कृषि से, और एक कच्चा माल जो जमीन के नीचे से निकल रहा है उसको खनिज आधारित कहेंगे, ठीक है। जैसे लोहा, तांबा, ये सब। और कृषि में क्या हो गया, जैसे सूत्री वस्त्र, वस्त्र का फैक्ट्री बनाना है, कपड़ा का मिल बनाना है, तो क्या करना होगा, उसका कच्चा माल क्या होगा, सूती वस्त्र का कच्चा माल क्या होगा, कृषि आधारित होगा। कपास चाहिए, है ना, तो क्या है, कपास खेती से निकलता है, कृषि है ना, कृषि से वो होगा। ऊनी वस्त्र बनाना है तो उसके लिए भी कृषि चाहिए। पटसन, जूट, जूट का खेती करना होगा। रेशम वस्त्र बनाने के लिए रेशम पालन करना होगा, जो कि भी ये भी क्या होता है, पेड़ में होता लगता है, मतलब ये भी कृषि आधारित है। रबर, ये रबर भी पौधा पेड़ से निकलता है तो ये भी कृषि आधारित है। चीनी, चीनी भी पौधा से निकलता है। चाय भी पौधा है। कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी, वनस्पति तेल, ये सब क्या है, पौधों से निकलता है। जो पौधों से कृषि से आधारित है वो सब क्या है भैया, मतलब ये आधार उसका हो गया कृषि। और एक होता है खनिज आधारित, जिसमें खनिज की जरूरत, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार, ये सब का अगर फैक्ट्री बना खोल रहे हैं, उद्योग खोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या, वो कैसा उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। आगे है प्रमुख भूमिका के आधार पर। भूमिका के आधार पर देखिए तो एक होता है आधारभूत उद्योग और एक होता है उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जिसका उत्पादन, जैसे एक कोई कंपनी है, एक कोई उद्योग है जिसके उत्पादन से कोई दूसरा उद्योग निर्भर निर्भर करता है, कोई दूसरा उद्योग उस पर डिपेंड है, तो उसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात, लोहा इस्पात एक होता है जमीन से जो खनिज निकाले लोहा वाला, उसको लोहा को अलग किया जाता है। जैसे मोटा मोटा, जैसे बड़ा बड़ा गाड़ियों में आप देखते होंगे, ये सब मोटा मोटा लोहा का छड़ इस तरह से मोटा मोटा ले जाया जाता है इधर से उधर, है ना। तो ये क्या है, पहले एक फैक्ट्री है जिसमें ये सिर्फ लोहा उसको सही बनाया जा रहा है, फिर ये वाला जो लोहा है उसको एक दूसरा उद्योग, दूसरा फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है, जहाँ पे इस लोहे को फिर काट करके और नया नया मशीन बनाया जाएगा, नया नया जो भी चीज़ है, या इसको छड़ बनाया जाएगा, फिर छड़ वो कहीं और जाएगा, उससे कुछ और बनाया जाएगा। तो इस तरह का जो उद्योग है, जैसे लोहा बनाने वाला उद्योग, तांबा गलाने वाला, एल्युमिनियम बनाने वाला, है ना, तो वो सब क्या है, आधारभूत उद्योग है। यानी एल्युमिनियम वहाँ बना, तांबा वहाँ बना, लोहा वहाँ बना, फिर उस लोहा को किसी दूसरे उद्योग में दे दिया गया, जिससे उसको छड़ बना दिया, तार बना दिया, कुछ और बना दिया, कुछ और मशीन बना दिया, ठीक है। तो आधारभूत उद्योग समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे जिससे पर कोई दूसरा उद्योग डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है। और उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो ऐसा उद्योग जो डायरेक्ट उपभोक्ता, डायरेक्ट यूज करने के लिए कस्टमर को देता है सामान, है ना, जो उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग हेतु करते हैं। ऐसा उत्पादन जो सिर्फ डायरेक्ट उत्पादन किए और डायरेक्ट को कस्टमर को दिए। जैसे कोई मशीन बनाए तो मशीन को डायरेक्ट कस्टमर को देंगे, उसको फिर दूसरा फैक्ट्री में लगा उसको गलाएंगे ना, अब उसमें क्या था आधारभूत उद्योग में, कि लोहा बना दिया, अब लोहा, खाली लोहा हम खरीद के क्या करेगा कस्टमर को, मोटा सा इतना मोटा लोहा, 2 कुंटल 3 कुंटल का एक लोहा 10 10 20 20 कुंटल का रहेगा, उसको खरीद के क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो वो लोहा कौन खरीदता है, कोई दूसरा उद्योग खरीदता है, उससे फिर नया नया चीज़ बनाता है, वो चीज़ को फिर हम खरीदते हैं, ठीक है। तो वही जो खरीदते हैं डायरेक्ट कस्टमर, तो उसको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखा, सिलाई मशीन, ये सब क्या है, या कोई भी छोटे से बड़ा मशीन जिसको कोई कंपनी बनाए उसको डायरेक्ट फिर कस्टमर खरीद रहा है, तो वो उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। आगे है पूंजी निवेश के आधार पर अगर देखा जाए तो दो तरह का होगा। पूंजी
पूंजी, पैसा, पैसा के आधार पर एक लघु उद्योग यानी छोटा, और एक बृहत माने बड़ा। जिसके पास कम पैसा है वो लघु उद्योग करेगा। जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपये तक की पूंजी का निवेश हो उसे लघु उद्योग कहते हैं। लघु मतलब 1 करोड़ तक अगर खर्चा कर रहा है, निवेश लगा, पूंजी लगा रहा है, तो वो लघु। और 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्चा हो रहा है तो वो बृहत उद्योग हो गया, बड़ा उद्योग। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर यानी कौन उसका मालिक है उसके आधार पर देखा जाए तो एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, जिसका मालिक कोई नहीं, सरकार होता है। ठीक है। सरकार के स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उद्योग, जिसको सरकार चला रहा है, तो जैसे सेल, भेल, गेल, जेल, ये सब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है, जिसको सरकार चला रहा है। और एक होता है निजी क्षेत्र का उद्योग, जिससे निजी कोई व्यक्ति है ना, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित हो, यानी कोई एक इंसान, एक प्रॉपर इंसान के द्वारा चलाया जा रहा है, या उस पर वो उसका मालिक है, एक कोई इंसान मालिक है, तो वो हो गया निजी, है ना, मतलब अपना निजी है। जैसे टिस्को, टाटा टिस्को, रतन जी टाटा का, बजाज हो गया, बजाज ऑटोमोबाइल, जो डाबर उद्योग, ये सब क्या कोई किसी पर्सन का है। ठीक है। रिलायंस हो गया, धीरू भाई अंबानी का, है ना। तो ये सब क्या है, निजी क्षेत्र उद्योग। एक संयुक्त उद्योग होता है, जो उद्योग राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कराते हैं, मैंने प्राइवेट भी है और सरकार भी उस पर कुछ है ना, दोनों का मिली भगत से काम कर रहे हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, है ना, सरकार और कोई प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर काम करते हैं। सहकारी उद्योग क्या होता है, तो जिनका स्वामित्व तो कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। माने सहकारी मतलब क्या है कि हम कच्चा माल तुमको दे रहे हैं तो हम इसका कुछ परसेंट, जो भी आप उत्पाद करके जो भी बेचेंगे उसका कुछ परसेंट हम लेंगे। या कोई मजदूर वहाँ मजदूरी कर रहा है तो उसका हम कुछ परसेंट लेंगे, हम तनख्वाह नहीं लेंगे या दिनागी पैसा नहीं लेंगे कि हमको महीना 10,000 या 20,000, हम कुछ परसेंट लेंगे, 10%, 20% जो भी है, यानी पार्टनरशिप। सहकारी उद्योग मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप। ठीक है। लाभ या हानि का विभाजन अनुपातिक होता है, मैंने जो भी फायदा हुआ या नुकसान हुआ, जो भी हुआ दोनों का होगा, उसमें परसेंटेज हो जाएगा दोनों का, 10% मेरा, 20% तेरा, इस तरह से। ठीक है। केरल का नारियल उद्योग, जैसे महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, ये सब पार्टनरशिप वाला। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर अगर देखा जाए तो भारी उद्योग एक होता है, एक हल्का उद्योग। वे उद्योग जो भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये बड़ा जगह इसके लिए चाहिए। और एक हल्का उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं, कम भार वाला हल्का फुल्का, जैसे उद्योग, इसमें ज़्यादा नहीं, कम भार वाला कच्चे माल की आवश्यकता होता है, कोयला और पानी उनी के जो भी साधन है वहाँ से हो जाएगा काम। कृषि आधारित उद्योग देखते हैं फटाफट। कृषि उत्पादों को और औद्योगिक उत्पाद में बदलने वाले उद्योग कृषि आधारित उद्योग होता है। कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पाद में बदलने वाले जो भी उद्योग है उसको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है, तो ये सब क्या है, कृषि आधारित उद्योग। वस्त्र उद्योग क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल के उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। तो ये वो वस्त्र उद्योग ही देश का एक ऐसा अकेला उद्योग है जिसमें कच्चे माल के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है, अपने देश से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ठीक है। अगला सूती कपड़ा उद्योग। देखिए, पहला सूती कपड़ा उद्योग जो है 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी, है ना। महात्मा गांधी ने चरखा कातने और खादी के पहनावे पर जोर दिया जिससे बुनकरों को रोजगार मिल सके, है ना, तो खादी पर जोर दिया था महात्मा गांधी ने। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास केंद्रों तक ही सीमित था। शुरू में ये सूती वस्त्र उद्योग जो था महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास ही केंद्रित था, जहाँ कपास की खेती होती थी। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारणों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। तो फिर धीरे धीरे ये फैलता गया, है ना। बाजार के जरिए एक जगह से दूसरी जगह गया, परिवहन के जरिए, है ना, पतनों माने समुद्री पतन जो बना गया उसके द्वारा माल को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाने लगा, श्रम, है ना, नियमित जलवायु, नमी युक्त जलवायु, तो ये सब कारणों से धीरे धीरे ये फैलते गया, है ना। और कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अधिकांश विकेंद्रित हो गई। मतलब महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में ही केंद्रित था कताई कार्य, वहाँ कताई हो रहा था, लेकिन फिर उसको आगे का काम के लिए काश्तकारी और बुनाई जो भी अलग अलग काम है उसको काम के लिए फिर वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने लगा और धीरे धीरे रोजगार बढ़ते गया, है ना, विकेंद्रीकरण होते गया दूर दूर तक और हर जगह पहुँच गया, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, हर जगह पहुंच गया था। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के सामने क्या सीमाएं हैं, तो देखिए, पुरानी और परंपरागत तकनीक
तो ये सुविधा अभी वो काटते हैं जो वही लकड़ी उकड़ी का बना हुआ, अब शायद थोड़ा ठीक ठाक हुआ होगा। लंबे लंबे रेशे वाले कपास की पैदावार कम होता है यहाँ। नई मशीनरी का अभाव, मशीनरी नहीं लगाया गया है, वही पहले वाला ही है, थोड़ा बहुत बदला हुआ है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा, माने कृत्रिम वस्त्र उद्योग जो है उससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब क्या हो गया, सूती वस्त्र उद्योग धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है ना। जैसे पहले अपने हमारे याद तक होता है कि गांव गांव में भी था, हम लोग को याद तक याद आता है कि हर गांव गांव में लगभग था सूती वस्त्र उद्योग का, है ना। वो उद्योग हर गांव गांव में दिया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि सूती वस्त्र अब पहनता भी नहीं है। अनियमित बिजली का आपूर्ति के कारण भी ये खत्म होते जा रहा है। कपास उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है, तो बिजली की आपूर्ति अनियमित होना, मशीनरी को उन्नत करने की आवश्यकता है, और श्रम का कम निष्पादन, और सिंथेटिक फाइबर उद्योग के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वो कृत्रिम वाला कृत्रिम फाइबर बन गया, अब एक से रेडीमेड बन रहा है ना, मशीनरी वाला बन रहा है, तो कौन हाथ से बुनाई सिलाई वाला को पसंद करेगा, है ना। धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इसलिए पटसन जूट उद्योग देखते हैं। भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत में पटसन उद्योग अधिकांश हुगली नदी के तट पर केंद्रित है, सकेंद्रित है ना। पटसन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में अधिकांश जूट या पटसन मिले पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है ना। जैसे यहाँ पे बताएं कि हुगली नदी क्या पश्चिम बंगाल में है, उसी आसपास है, तो क्यों है पश्चिम बंगाल में, उसका आंसर अगर लिखने को आए तो क्या लिखिए, भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इस उद्योग को कच्चे पटसन के निस्तारण के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है ना। पानी में इसको रखा जाता है, जो हुगली नदी में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। हुगली बहुत बड़ा नदी है, तो उस नदी में पानी का कमी दूर हो जाता है उस नदी से। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि पड़ोसी राज्यों में सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या झारखंड हो गया, ये सब बंगाल के आसपास के इलाका, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब से क्या हो जाता है, सस्ता मजदूरी मिल जाता है, तो मजदूरी यहाँ से लोग ले जाते हैं। पटसन के चीज़ों के निर्यात के लिए कोलकाता का बंदरगाह, अगर उसको निर्यात के लिए पटसन से जो भी चीज़ बना उसके निर्यात के लिए कोलकाता का बंदरगाह फेमस है, उससे देश विदेश में जा रहा है सामान। कच्चे माल की मिलों तक सुविधाजनक परिवहन के लिए रेलवे, रोडवेज और जल परिवहन सब कुछ वहाँ पे है ना। वहीं हुगली नदी के किनारे हावड़ा है, हावड़ा स्टेशन जो कि लगभग भारत का सबसे बड़ा स्टेशन, यानी परिवहन का सुविधा बहुत अच्छा है, रेलवे है या रोडवेज है भी है, और जल परिवहन भी है, ठीक है। कोलकाता में बंदरगाह भी है, सब कुछ है। एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता बैंकिंग, बीमा आदि सुविधा भी उपलब्ध कराता है। बैंकिंग और बीमा सुविधा भी बहुत हैवी है वहाँ पे, ठीक है। तो इसी कारण से ज़्यादातर उद्योग वहाँ पे है। पटसन उद्योग, जूट उद्योग। भारत में जूट उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या है, तो कृत्रिम रेशों से चीज़ें बनने लगी हैं, है ना। तो जूट का भी वही कंपटीशन है जैसा कपास वाला में है, कि अब सब कृत्रिम होने लगा है, सब कृत्रिम मशीनरी द्वारा बनने लगा है। कृत्रिम रेशे से बनी चीज़ें सस्ती हो गई है, और जूट की खेती पर व्यय बहुत अधिक होता है। उसी कपास का खेती में भी, कपास का खेती करो तब वहाँ से निकालो रुई को, फिर उसको छांटो, उसको फिर कताई करो, तब बुनाई करो, तब उसको डिजाइन करो, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसी तरह जूट में भी हो जाता है। अब क्या हो गया है, कृत्रिम वाला सब मशीनें सब काम हो जाता है, तो इसीलिए ये सब अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और विदेशी स्पर्धा का मुकाबला बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है, और विदेश से और भयानक भयानक कंपटीशन खड़ा हो गया है। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। बांग्लादेश छोटा सा ही देश है, लेकिन जूट के मामले में सबसे बड़ा निर्यातक देश हो गया है ना, भारत के बाद। तो वो भी कंपटीशन चुनौती के रूप में खड़ा है अभी, है ना। चीनी उद्योग में आप आते हैं, तो भारत में चीनी उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है। वह गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई है। चीनी दूसरा स्थान है ना, और गुड़ के लिए पहला स्थान। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। दक्षिण और पश्चिम राज्यों में चीनी की बढ़ी मिलों के कारण क्या है, देखो चीन का मिल जो है सब बढ़ा है उस जगह पे, दक्षिण और पश्चिम राज्यों में, तो क्यों बढ़ा है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर लिखिएगा, गन्ने में सुक्रोज की अत्यधिक मात्रा है, ठंडी जलवायु और सहकारी समितियों का अधिक सफल हुई उन सब क्षेत्रों में, इसलिए। भारत में चीनी उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या चुनौती है इस पर, तो यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है, छोटी अवधि का होता है। गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम है। पुरानी मशीनों का होना, मशीन भी पुराना हो चुका है। खाई का खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना, और परिवहन के साधनों के असमक्ष होने के कारण गन्ने का समय पर कारखानों में ना पहुंचना।
तो ये सब समस्या है, चुनौती है। खनिज आधारित उद्योग को देखते हैं, विनिर्माण उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी का पर निर्भर है। ठीक है, इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 है। यानी 4 अगर लोहा चाहिए तो कोकिंग कोल 2 चाहिए और चूना पत्थर 1 चाहिए, मानी ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरा स्थान पर था 2016 में। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है, स्पंज लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत। सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है ना। छोटा नागपुर पठारी में, जैसे झारखंड में टाटा स्टील, इधर बोकारो स्टील है ना, तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग की अधिकतम सांद्रता होने के कारण, तो अधिक क्यों है छोटा नागपुर में, क्यों अधिक है झारखंड क्षेत्र में, क्यों अधिक है लोहा का और इस्पात उद्योग? तो लौह अयस्क की कम लागत है यहाँ पे, नज़दीकी में उच्च श्रेणी के कच्चे माल उपलब्ध, नज़दीकी में यहीं आसपास में कच्चे माल उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते श्रम भी है, मजदूर सस्ता है, घरेलू बाजार में विशाल विकास क्षमता, घरेलू बाजार में विशाल विकास की क्षमता भी है यहाँ पे, है ना। तो भारत में लौह और इस्पात उद्योग पूर्ण विकास ना होने का कारण क्या है? तो कोकिंग कोल की उच्च लागत और सीमित उपलब्धता। कोकिंग कोल जो है उसका लागत बहुत होता है, उपलब्ध कम है। श्रम की कम उत्पादकता और ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, कमजोर बुनियादी ढांचा, ये सब कारण है। लोहा और इस्पात उद्योग का आधारभूत उद्योग कहे जाने का कारण क्या है? तो कई अन्य उद्योग लोहे और इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। जैसे तभी समझा है, पहले लोहा और इस्पात उद्योग से लोहा या जो भी तांबा है वो सब बन के आता है, फिर उससे नए नए सामान बनाया जाता है, वस्तु बनाया जाता है ना। लोहा और इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों जैसे कि चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग आदि को मशीनरी प्रदान करता है। देश की औद्योगिक प्रगति इस उद्योग पर निर्भर करती है। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है ये। लोहा और इस्पात उद्योग में भारी उद्योग कहे जाने के कारण क्या है? तो लौह अयस्क, कोयला और चूना जैसे सभी कच्चे माल प्रकृति से भारी है। इस उद्योग के तैयार उत्पादों को परिवहन हेतु उच्च लागत की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसको भारी उद्योग कहते हैं। क्योंकि इसमें जो अयस्क, लोहा अयस्क, कोयला, चूना, ये सब भारी वस्तु है, हेवी और उससे जो बनता है लोहा, तो उसका भी बड़ा बड़ा मोटा मोटा लगभग एक वो लोहा रहता होगा कितना टन का है, कितना 1000 kg का, तो उसको फिर निर्यात करना, एक जगह से दूसरे जगह भेजना, ठीक है, कोई दूसरा फैक्ट्री भेजना, फिर वहाँ से फिर अलग अलग सामान बनता है ना, छोटा छोटा सामान। तो ये भारी उद्योग है ना, क्या कि इसका कच्चा माल भी भारी है और उससे जो माल तैयार हुआ वो भी भारी है, उसको भी परिवहन हेतु बहुत ज़्यादा लागत लगता है। क्या कि आप देखते होंगे बड़ा बड़ा जो ये ट्रेलर होता है, जो प्लेन वाला गाड़ी, उसमें देखते होंगे ये लोहा जैसे लदा हुआ, मात्र 10 से 12 लोहा रहता है और उसमें इतना वजन रहता है कि धीरे धीरे गाड़ी चलता है ना। जगह बहुत है लेकिन मात्र 8-10 लोहा एक बार में जाता है। एल्युमिनियम प्रगलन, ये भी कच्चा माल उद्योग है। कहाँ गया? भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सार्वजनिक महत्वपूर्ण धातु शोधन पर उद्योग है लोहा के बाद। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला और अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में स्थित है एल्युमिनियम का उद्योग। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो नियमित ऊर्जा की पूर्ति होनी चाहिए और कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता, ये दो आवश्यकता है। रसायन उद्योग अब देखते हैं। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग की भागीदारी लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया में तीसरा सबसे बड़ा व विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। भारत में कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन होता है। कार्बनिक रसायन क्या होता है? तो कार्बनिक रसायन में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, रबर, प्लास्टिक, दवाइयाँ आदि बनाने का काम करता है। और अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार आदि शामिल है।
ये सब बनाने का फैक्ट्री। उर्वरक उद्योग भी है। तो उर्वरक उद्योग क्या है, नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक तथा अमोनियम फास्फोट फास्फेट और मिश्रित उर्वरक के इर्द गिर्द केंद्रित है। माने यूरिया, डीएपी, फास्फेट ये सब जो बनता है वो उर्वरक उद्योग है। हमारे देश में पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है, इसलिए हम पोटास का आयात करते हैं, पोटास दूसरे देश से मंगाते हैं। हरित क्रांति के बाद इस उद्योग का विस्तार देश के कई भागों में हुआ है। हरित क्रांति के बाद इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ है। सीमेंट उद्योग, तो इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम की आवश्यकता होती है ना। चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम इससे बनता है ये। रेल परिवहन, कोयला और विद्युत आवश्यकता है ना। रेल परिवहन भी और कोयला, विद्युत ये सब आवश्यकता है। इसका उपयोग निर्माण कार्यों में होता है। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई है क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में व्यापार की उपलब्धता है, गुजरात से है ना, जल परिवहन द्वारा। हमारे देश के लिए सीमेंट उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण है। क्यों? तो भवन, फैक्ट्रियां, सड़कें, पुल, बांध, घर आदि का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। हमारा सीमेंट उद्योग उत्तम गुणवत्ता वाले सीमेंट का उत्पादन करता है और अफ्रीका के देशों में मांग रहती है भारतीय सीमेंट का, इसीलिए ज़रूरी है इसका विकास करना। मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन का साधन है। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, ठाणे, मुंबई, चेन्नई आदि शहरों के आसपास स्थापित है। भारत के उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने मोटर गाड़ी उद्योग में अत्यधिक वृद्धि करने का कारण क्या है? तो उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार बढ़ा है। वाहनों की मांग बढ़ी है। कार, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, ऑटो रिक्शा की संख्या में अपार वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया है। आज 12 इकाइयाँ कार, 14 इकाइयाँ स्कूटर, मोटरसाइकिल तथा ऑटो रिक्शा का निर्माण करती है ना। तो इतना इतना इकाइयाँ आज है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, तो इसमें क्या क्या आता है देखिए। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक उपकरण तक बनाए जाते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलोर का विकास हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक का नाम सुनते ही बेंगलोर याद आता है कि बेंगलोर सबसे बड़ा राज्य है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में। सबसे ज़्यादा बड़ा बड़ा फैक्ट्री, बड़ा बड़ा उद्योग वहीं पे है। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हुआ है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास में योगदान, रोजगार उपलब्ध करवाता है, विदेशी मुद्रा मुद्रा अर्जित करता है, मुद्रा नहीं मुद्रा पैसा है ना। और क्या करता है, कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है इस फील्ड में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। प्रदूषण का प्रकार देखेंगे। तापीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री, बड़ा बड़ा उद्योग बन रहा है तो खुल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है। इसलिए प्रदूषण को भी यहाँ पे थोड़ा सा जानना है। तापीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब प्रदूषण फैक्ट्रियों के कारण नहीं हो रहा है ना। वायु प्रदूषण क्या है, तो उद्योगों द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन। तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। रासायनिक और पेपर उद्योग, ईट भट्टे तथा रिफाइनरी द्वारा धुआं निकलना, तो ये सबसे वायु प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण भी हो रहा है। औद्योगिक कचरा कार्बनिक और अकार्बनिक द्वारा प्रदूषित हो रहा है। पेपर, रासायनिक, वस्त्र उद्योग और उद्योगों द्वारा, अन्य उद्योगों द्वारा भी जल प्रदूषण हो रहा है। तापीय प्रदूषण, कारखाने और तापीय संयंत्र द्वारा गर्म जल का नदी में गिरना, बड़े बड़े फैक्ट्री से गर्म जल निकल रहा है, नदी में बहा दिया जा रहा है, जिससे मछली उछली और नदी में रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो जा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र भी तापीय प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण, सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है इससे, है ना। तो ये सब उद्योगों के बढ़ने के कारण है। उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपाय। तो उद्योगों द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने का क्या उपाय है? तो पहला, प्रदूषण जल, प्रदूषित जो जल है उसको नदियों में ना बहाया जाए। जल को साफ करके प्रवाहित करना। जल जो प्रवाहित, जो वहाँ से प्रदूषित जल निकल रहा है उसको साफ करके तब नदी में बहाया जाए। जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए जो कम ध्वनि करें, कम आवाज़ उत्पन्न करें। भारत में पर्यटक के बढ़ते महत्व, पर्यटन का भी बहुत बड़ा रोल है। भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पर्यटन। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है तो उसको देखिए। विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ
तृतीयक क्षेत्र का उद्योग बन गया है ना, तृतीयक क्षेत्र का उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन गया है पर्यटक, है ना। विदेशी लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भारत, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रहा है। कुल 2500 लाख नौकरियां प्रदान करता है, 2500 लाख नौकरियां प्रदान कर रहा है ये पर्यटन। कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% यहाँ से आ रहा है। उद्योगों का व्यापार में वृद्धि का कारक बन रहा है। देश के आधारभूत ढांचे में सुधार हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय बंधुता बढ़ाने में उपयोगी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता है ना, बंधुता मतलब मित्रता बढ़ाने में मदद हो रही है। हाल के वर्षों में पर्यटन उद्योग के कई नए स्वरूप जैसे मेडिकल टूरिज्म आदि का प्रचलन भी बढ़ा है ना। तो एनसीईआरटी का पूरा इस चैप्टर का पूरा अंत यहीं पे होता है। उम्मीद करेंगे कि ये नोट्स अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि और भी अगला पार्ट जो है, अगला इसका चैप्टर जो है जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नोट्स चाहिए तो बहुत कम, मात्र 1 महीना का रिचार्ज में आपको पूरा 10 क्लास का नोट्स मिल जाएगा। तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए 8207861712 में। ठीक है, 8207861712। 9 और 10 क्लास का अगर नोट्स चाहिए हिंदी मीडियम, तो बहुत कम खर्चे में आपको 1 महीना में के रिचार्ज में जितना खर्चा होता होगा उतना खर्चा में आपको प्रोवाइड कर देंगे, लगभग मान के चलिए इतना में पूरा टोटल सब्जेक्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।